देखो आज हम विद्युत चुंबकीय तरंग वाला पाठ हम कर रहे हैं। इस पाठ में जो है सबसे पहले जो है इसमें एक समस्या है की ओर ध्यान दिलाया गया है। वो समस्या ये है कि आपने अगर एक सर्किट, टॉपिक का नाम पहले तो मैं बता देता हूँ, वो है विस्थापन धारा। इसके नोट्स मैंने तुमको पहले ही भेज दिए, ठीक है। अब तुम आज लिख भी लो और देख लेना उन नोट्स में क्या कमी है। अगर तुम्हें लगता है कुछ कमी है तो उसको कर लेना, क्या इम्प्रूव कर लेना। विस्थापन धारा पर बात होनी है। पाठ का नाम है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विस्थापन धारा। ये एक समस्या है। हमने विद्युत धारा तो पढ़ा है, विस्थापन धारा क्या है। देखो एक समस्या क्या है, अगर आप संधारित्र को आवेशित करना का मामला ध्यान करो, कब, जिस दौरान संधारित्र में आवेश बह रहा है, यानी कि संधारित्र आवेशित हो रहा है, उसके बाद तो सर्किट ऑफ हो जाता है। ये ऑन कितनी देर तक रहता है सर्किट? ऑन का मान क्या हुआ? धारा बह रही, कितनी देर तक बहती है इसमें धारा? जब तक संधारित्र आवेशित नहीं होता। कब बंद हो जाएगा आवेशित होना? हाँ, जब फुली चार्ज हो जाएगा ना। कब होगा, कब किस फुल चार्ज? क्योंकि इसमें कुछ दिखता है नहीं। बाल्टी में तो पता लगता है पानी फुल हो गया, अब भरेंगे बह जाएगा। इसमें उल्टा होता है। अगर नल के नीचे बाल्टी लगा दें तो बाल्टी भरने के बाद पानी अपना बंद हो जाता है नल का? उसको मतलब ही नहीं, वो तो बहता रहेगा। बाल्टी में भले बाल्टी के बराबर ही आएगा, बट पानी बहता रहेगा। लेकिन यहाँ नहीं होता, यहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे ही ये भरेगा वैसे ही पानी बहना बंद हो जाएगा, है? तो कब तक पानी बहेगा? जब तक वो संधारित्र पूरा भर जाएगा। पूरा तो इसमें कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा पूरा क्या है। कौन बताएगा? संधारित्र कब आवेशित होना बंद होगा? है? तो क्यू कितना होगा ये तो पता नहीं है। तुमने कह दिया अधिकतम क्यू आवेश आएगा इसमें, हाफ क्यू स्क्वायर बटे सी ऊर्जा जब तक नहीं आ जाती तब तक इसमें आवेश आता रहेगा। लेकिन वो क्यू है ही नहीं, हमको पता। हम तो कह रहे हैं इसमें बहने वाला सिस्टम ही है जो खूब आवेश आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुमको बताया भी था लेकिन तुम शायद ध्यान नहीं रखते हो, पता नहीं कमजोर क्यों हो ऐसे। अगर ये बैटरी 20 वोल्ट की है तो जब तक इसकी प्लेटों के बीच में विभवांतर नहीं आ जाएगा तब तो ये इसको चार्ज करेगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल में है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस हाई है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस शुरू में 0 है, तो इसके बाद दम है तो ये इसको चार्ज करेगा। जैसे इसको चार्ज करेगा इसकी प्लेटों के बीच में पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा, डिफरेंस विभवांतर, उसके बाद बंद हो जाएगी। शुरू में V है इसका, ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, धारा ये आवेश इधर से इधर को बहेगा। यहाँ आवेश इकट्ठा होता जाएगा, 0, फिर Q बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जैसे ही कैपिटल Q होगा, ये कैपिटल Q कौन सा आवेश है? ना धनावेश तो है। ये कैपिटल Q वो हमने लिया फाइनल जब इसकी प्लेटों के लिए विभवांतर भी हो गए। ये जब एक हो जाएंगे तो उस समय क्या होगा, आवेश बहना बंद हो जाएगा और सीन क्या बन जाएगा, इसके यहाँ पर धनावेश आ जाएगा, यहाँ पर ऋणावेश आ जाएगा, प्लेटों में जब विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, तार में धारा बहनी बंद हो जाएगी। ये तो बताया था उस दिन, लेकिन तुम कितना याद रखते थे वो।
तुमको ये याद क्यों नहीं हुआ बता सकते हो? क्योंकि तुम्हारा फोकस उस पॉइंट पे नहीं हुआ। तुम्हारा फोकस तो रहा इसमें, लेकिन पता नहीं किस जगह पे रहा। अब देखो, जिनका फोकस जहाँ पे था वो वही जवाब दे रहे हैं। कोई कह रहा है क्यू हाफ एस तक हो जाएगा, कोई कह रहा है हाफ क्यू स्क्वायर में सी आ जाएगी। तो ये किस चीज़ का आंसर है? ये आपके फोकस का आंसर है, जो आपने उस समय जब पढ़ाया गया था तो आपका फोकस उस जगह पे था। तो मैं यही तो कहता हूँ कि आपका फोकस जो है वो बार बार के एक्सपोजर से ठीक होता है। जब बार बार आप उसके रूबरू होगे तब आपका फोकस सही जगह पे जाएगा, तब आप पहचान जाओगे हाँ ये हो रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा, इसीलिए मैं जो यूट्यूब के जो मैंने वीडियो भेजे थे उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि तुम उसी चीज़ को फिर से दोबारा देख सको। अब तुम देख रहे हो तो तुम ही जानो। लेकिन ये जो है, लेकिन कुछ बच्चे देख रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि उसमें व्यू का पता लगता है ना। अभी तक उसमें किसी में 4 व्यू, किसी में 6 व्यू, और बच्चे 18। क्या कहें, यानी क्या व्यू कर रहे हैं वो देख रहे हैं, फनी वीडियोस के व्यू। वहाँ व्यू किलो में हो रहे हैं, और यहाँ बुले मामला 1 या 2 हो गया तो बहुत। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें आगे अब हम इस सीन तक की बात करते हैं। जितनी देर संधारित्र आवेशित हो रहा है उतनी देर तक बात करते हैं। तो आप देखिए, जब आवेशित संधारित्र हो रहा होता है तो यहाँ धारा बह रही होती है ना, आई आवेश बहना माने धारा बह रही है। लेकिन अब आप इस प्लेट पर आओ, यहां से धारा आई आ तो रही यहाँ को, लेकिन जा कहीं नहीं रही। तो आपको किरचॉफ का रूल लागू होता हुआ लग रहा है आपको? किरचॉफ का रूल क्या कहता है? आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। लेकिन यहाँ आने वाली धारा तो इस प्लेट को, जाने वाली तो कुछ है नहीं। और इस प्लेट से जाने वाली है, आने वाली कोई नहीं है। यहाँ पर तो जगह ही नहीं, खाली रहे हैं। तो आपको लग रहा है किरचॉफ का रूल इसमें जो है वायलेट हो रहा है, किरचॉफ का रूल जो है खंडित हो रहा है, या उसका पालन नहीं हो रहा है। अब आ जाओ आप एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है कि किसी कार के चारों तरफ अगर हम एक रास्ता लें और उसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र को जोड़ें, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल। अगर मैं कोई ऐसा रास्ता लूँ, ऐसा ये रास्ता कौन सा है? मेरा चुना हुआ है, और ये है कहाँ? चुंबकीय क्षेत्र में है। ये कोई बाट। तो अब इस बाट में मैं यहाँ बटी मैंने स्टार्ट करा इतने एक पूरा राउंड ले पे, ठीक जो। और जब मैं यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ तो बी डॉट डी एल का वैल्यू निकाल रहा हूँ। यहाँ से यहाँ पे बी डॉट डी एल प्लस यहाँ से यहाँ पे बी डॉट डी एल, यहाँ से यहाँ पे बी डॉट डी एल, यहाँ से बी डॉट डी एल। डी एल तो इसी रास्ते में होगा। बी जो है, बी तो जहाँ को होगा हमें क्या पता, कहाँ कोई भी, जहाँ को भी बी होगा वहीं को बी लेना पड़ेगा ना। बी तो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन चलना तो हमारे हाथ में है। मान लो इस इलाके में चुंबकीय क्षेत्र है, मैं एक ऐसा राउंड लगाऊं तो मेरा मुंह तो उधर को होगा जिधर को मैं जाऊंगा, लेकिन बी मेरे हिसाब से थोड़ा, बी तो इधर को हो सकता है, इधर को हो सकता है, इधर को हो सकता है। तो डिपेंड करेगा कि मैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक मैग्नेट रख दूँ यहाँ पर नॉर्थ साउथ, तो मैग्नेट की मैग्नेट यहाँ पर ऐसी तो होती है, होती नहीं ऐसे, साउथ से अंदर को आती है और नॉर्थ से बाहर को निकलती है लाइन में। सभी बच्चों को पता ही होगा, ऐसा मान लेते हैं। अब अगर मैं ये रास्ता बना दूं और इसके अनुदिश चलूं तो इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र इधर को होगा, इधर को होगा, इधर को होगा। ऐसी मैंने लाइन दी है, ऐसे तो होगा, इधर से इधर को होगा ना। लेकिन यहाँ पे जब मैं पहुंचूंगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन है वो ऐसे तो जा रही। जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तो इधर को होगा, जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तो ऐसे होगा, जब मैं यहाँ पहुंचूंगा चुंबकीय इधर को होगा, जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तो चुंबकीय इधर को, लेकिन मैं तो इधर को जा रहा हूँ। तो मुझे बी डॉट डी एल, और डॉट जब लेते हैं तो बी डॉट डी एल और बी डी एल कॉस थीटा, थीटा भी आएगा। तो अलग अलग जगह में थीटा अलग अलग होगा, और बी का वैल्यू भी अलग अलग होगा। यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, ठीक है। तो एम्पियर का परिपथी नियम ये कहता है कि जब मैं बंद लूप के अनुदिश सारे बीज को ऐड कर लेता हूँ,
बी डॉट डी एल को। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन इन अ क्लोज लूप, बंद लूप में, ये बड़ा होता है म्यू नॉट टाइम्स करंट जो उस लूप को थ्रेड कर। यहाँ तो मैंने मैग्नेट लिया है, एम्पियर ने जो है करंट की बात की है, यानी कि अगर ये वायर है इसमें करंट आई वेरी, अच्छा जब कोई वायर आई स्ट्रेट वायर है ना आई, तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी गुलगुली होता है, यानी कि अगर मैं डीएल और बी की डायरेक्शन में तो हर जगह बी और डीएल एक ही होंगे, एक ही ओर को होंगे। अगर ये वायर ठीक इसके सेंटर से गया है और लंबवत है, यानी कि वायर का जो तल है ना, वायर तो लंबवत है और जो लूप लिया है ये इसके लंबवत, जैसे ये बिजली का वायर है, अगर ऐसा लूप ले लूँ गोल, तो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी गोल ही होगा। वो ऐसे होगा कि ऐसे होगा, तो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे से ऊपर को है कि ऊपर से नीचे को है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर को है तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस वायर? क्लॉकवाइज होगी, ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी? स्ट्रेट वायर पर एंटी क्लॉकवाइज होगी, बिल्कुल सही। ऊपर से देखूंगा क्योंकि सीधा वायर करंट ऊपर को है तो ऐसे होगी ना, राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं उसमें ऐसे। तो अगर मैं एक राउंड ले लूं तो बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा? डी एल 2 पाई आर हो जाएगा, और बी और डी एल हर समय पैरेलल होंगे तो कॉस थीटा 0 होगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो बी डॉट डी एल जो है बी डी एल बन जाएगा, और बी सब जगह एक ही होगा क्योंकि स्ट्रेट वायर से आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड सब जगह एक ही होता है। वो कितना होता है वो तो सूत्र अगर पता है तो अच्छी बात है। तो बी डॉट डी एल जो है बी, जैसे इस वाले में ये जो मैंने चित्र बनाया इसमें बी की डायरेक्शन ऐसी होगी, ऐसे। और अगर मैं बी डॉट डी एल ले लूँ सब, तो क्योंकि हर जगह स्ट्रेट वायर से आर दूरी पर बी सब जगह एक जैसा ही होगा, तो ये बी बाहर से ले जाएगा और डी एल इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आर, अगर इसका लूप का रेडियस आ गया तो ये बराबर इसकी वैल्यू। अच्छा बी की वैल्यू होती है स्ट्रेट वायर से आर दूरी पर बी होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 पाई आर करो तो ये आ गया नहीं म्यू नॉट आई, ये तो कर दिया। ये एम्पियर का परिपथी नियम है, ठीक है। जिसने समझा है, अगर इतने में ही समझ में आ गया तो समझो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमको प्राउड होना चाहिए कि यस मेरे को ये आता है। लेकिन अगर नहीं आता है तो तुमको इसको देखना पड़ेगा, इस टॉपिक को जब ये कराया था वीडियो इसका कौन सा था वो देखना पड़ेगा। तो अब एम्पियर का यहाँ पर करंट बह रही है, अगर मैं यहाँ एक लूप लूँ और इसके चारों पर मैग्नेटिक फील्ड वो लूप बी डॉट डी एल करूँ, ठीक है, तो हो जाएगा, करंट भी बह रही है, मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। लेकिन उसी क्षण ठीक इसके इस ओर दो प्लेटों के बीच में अगर लूप लूँ, वहाँ बी डॉट डी एल तो है लेकिन आई तो वहाँ क्या ले पता ही नहीं, क्योंकि इसके बीच में कोई करंट ही नहीं बह रही। तो एम्पियर का परिपथीय नियम भी जो है नहीं लागू हो पा रहा है। कब? जब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ऐसी चार्जिंग ऐसी डिस्चार्जिंग का भी होता है। अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होता है तो कैपेसिटर करंट तो बह रही होती है लेकिन प्लेट के बीच में कोई करंट नहीं होती। तो आप इधर एम्पियर का परिपथीय नियम लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं कि यहाँ धारा बह रही है, यहाँ पर धारा ही नहीं। तो एम्पियर का परिपथीय नियम उसी क्षण आधे भाग में तो लग रहा है लूप के और प्लेटों के बीच में लागू नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्यों हो रहा है? क्या कमी है? क्या एम्पियर का परिपथीय नियम गलत बना है? क्या किरचॉफ का नियम गलत बना है? ठीक है, तो इस समस्या का जो समाधान है वो मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट के आइडिया से दिया। समझ में आ गई समस्या? समस्या क्या थी? क्या है समस्या? बताओ। सर कि जो परिपथ है उसके आधे रूप में तो एम्पियर का परिपथीय नियम लागू होता है, हाँ। प्लेटों के बीच में नहीं होता। नहीं हो रहा, क्यों नहीं? कब? कौन सी किस सीन भी तो बताओ, कौन सा सीन है? जब किसी संधारित्र का आवेशन हो रहा है या निरावेशन हो रहा है उस समय ऐसा होगा। बाकी टाइम तो करंट कहीं होती नहीं, न तार में करंट होती है, बीच में तो करंट पहले भी नहीं थी। तार में करंट कब बहती है?
इस संधारित्र में तार वगैरह कब बहेगी? जब आवेशन हो रहा है या निरावेशन हो रहा है। जब आवेशित हो चुका है या निरावेशित हो चुका है तब तो ना तार वगैरह है ना बीच में करंट है। तो आवेशन और निरावेशन के टाइम पे ये दिक्कत आती है कि ये जो लूप है इसमें किरचॉफ का रूल भी फेल हो जाता है, एम्पीयर का परिपत्र नियम भी फेल हो जाता है। किरचॉफ का कौन सा रूल फेल हो रहा है? पहला रूल कौन सा? क्या कहता है रूल? आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, यही तो कहता है वो फेल हो रहा है क्योंकि इसमें करंट आ तो रही इस प्लेट में लेकिन जा तो उधर ही। तुम कहोगे नहीं भाई यहाँ से तो जा रही है, ये तो दूसरी प्लेट है, ये वाली प्लेट में तो करंट आ रही है ना, जा नहीं रही ना। तो लिखिए इसी बात को, चलिए लिखिए संधारित्र के आवेशन एवं निरावेशन में संधारित्र के आवेशन तथा निरावेशन के समय यह देखा गया है कि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, परंतु संधारित्र की प्लेटों के मध्य उसी क्षण कोई धारा नहीं बहती है, जिस कारण किरचॉफ के प्रथम नियम ब्रैकेट में लिख देते सिग्मा आई इक्वल टू 0 तथा एम्पियर के परिपथीय नियम का ह्रास होता है। ह्रास हो गया तो ह्रास हो गया और इसको ठीक करना पड़ेगा। इस समस्या का समाधान मैक्सवेल ने इस समस्या का समाधान मैक्सवेल ने किससे दिया? अपनी विस्थापन धारा के संप्रत्यय द्वारा दिया। कॉन्सेप्ट, धारा का कॉन्सेप्ट, विस्थापन धारा के कॉन्सेप्ट में दिया। ठीक है, इसके अनुसार मैक्सवेल के अनुसार जिसके अनुसार आवेशन तथा निरावेशन के समय आवेशन अथवा
निरावेशन के समय आवेशन अथवा निरावेशन के समय संधारित्र की प्लेटों के मध्य आवेश एवं विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होता है। देखो जब आवेश संधारित्र में, क्योंकि संधारित्र में आवेश कब बदलता है, दो अवस्थाओं में बदलता है। एक तो जब आवेशित हो रहा है, एक जब निरावेशित हो रहा है, बाकी टाइम पे तो फिक्स ही रहता है। इस जब आवेश बदलेगा तो विद्युत क्षेत्र भी बदलेगा, क्योंकि मैंने कल बताया था विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या है, प्लेटों के बीच Q/ε0 बताया था कल, σ/ε0 नहीं बताया था कल। संधारित्र की प्लेटों के बीच कितना विद्युत क्षेत्र होता है, कल ही बताया था। अब तुम्हारा ध्यान कितना गया है उस बात में पता नहीं, ठीक है। तो Q बदलेगा तो E बदलेगा, और Q बदलेगा, आप जानते हो जब संधारित्र आवेशित होता है तो Q बढ़ता जाता है, और जब निरावेशित होता है तो Q घटता जाता है, ठीक है। अच्छा, Q बढ़ता तो है इसमें, Q घटता भी है इसमें, क्या वो एक समान रूप से बढ़ता होगा या एक समान रूप से घटता होगा, बता सकते हो? अरे हमने ठीक है, ये तो मान लिया कि जब संधारित्र आवेशित हो रहा है उस दौरान Q बढ़ेगा उसमें, जब निरावेशित हो रहा है तो Q घटेगा। तो क्या वो एक समान बढ़ेगा, क्या वो एक समान घटेगा? टाइम के साथ देखो, शुरू में संधारित्र में बिल्कुल भी आवेश नहीं है, बैटरी पे 20 वोल्ट है, तो शुरू में धारा बहुत तेज बनेगी, तेज धारा बहेगी, तो शुरू में बहुत तेजी से बढ़ेगा आवेश। लेकिन जब धीरे धीरे ये आवेश इसमें बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, इसका विभवांतर अब अपोज करने लगेगा। अब क्या उतनी तेजी से आवेश भेज पाएगा, नहीं भेज पाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ नहीं लग रहा, तो होना चाहिए ऐसे करके, ऐसे। फिर इसके बाद ये वो टाइम है जब ये पूरी तरह आवेशित हो गया, इस पर आवेश कितना आ गया, Q, टाइम के साथ ऐसा ग्राफ होना चाहिए, समझे? अब ऐसा ना देखो, हमने कोई बात की, हमारा फोकस हम कहाँ पर सोच रहे हैं। अब एक ने कहा कि ठीक हो गया, उसने मान लिया कि हाँ ठीक है, आवेशित हो रहा है, धीरे धीरे आवेश बढ़ रहा है, लेकिन आवेश बढ़ने का तरीका क्या होगा, क्या सीधा बढ़ेगा एकदम स्ट्रेट? सीधा तब बढ़ता जब इससे आवेश बहने की दर एक समान रहती, लेकिन क्योंकि इसमें जो वोल्टेज है, भले ही इसकी वोल्टेज फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे आवेशित होता जाएगा, अब ये आवेश लेने से इनकार तो करेगा उतना ही ज़्यादा। जैसे कोई टंकी खाली है, उसमें हमने नीचे से पाइप लगा दिया, अब नीचे से पाइप फटाफट पानी जाएगा टंकी में, धीरे धीरे टंकी हो गई बड़ी, अब टंकी कहेगी मैं पानी तेरे को देती हूँ, जब उसमें पानी बढ़ जाएगा तो टंकी से पानी बाहर को जोर मारेगा। अब जो पानी डाल रहा है टंकी में पाइप, वो क्या होगा, उसकी बेचारे की दम खुशक हो जाएगी, ताकत लगानी पड़ेगी उतना ही पानी डालने में, फिर वो और बढ़ते गया। तो क्या पहले जैसा बिगिनिंग में फ्लो ऑफ पानी था, क्या वैसे ही रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसी टाइप का समझ लिया। तो अब ये जो संधारित्र है, फिलहाल हमें ये वाला जो खाली हॉट लाइन में शॉर्ट लाइन हो गया, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। हमारा मुद्दा ये था कि संधारित्र, इसमें जो मैक्सवेल है
इसने कहा कि जो जब संधारित्र आवेशित होता है निरावेशित होता है तो संधारित्र की प्लेटों में आवेश बदलता है, बढ़ रहा है कम हो रहा है। अगर आवेशन हो रहा है तो आवेश बढ़ रहा है, निरावेशन तो आवेश कम हो रहा है। जब क्यू चेंज होगा तो क्योंकि विद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच ये होता है। क्या ये याद, मैं आशा करूं कि अगली बार ये सूत्र याद रहेगा। संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या है? हाँ बताओ। ये बराबर है क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट अपॉन नम ए। हाँ और कोई बताए? E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए देखना पड़ा ना बार बार इसको। हाँ E is equal to F E upon epsilon E इक्वल टू E upon E इक्वल टू E अपॉन ये कौन सा सूत्र है? हाँ तुम बताओ। सर E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। हाँ सर E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। विनीत तो आज ही आया, कल का कोई पता नहीं, गारंटी नहीं है। क्या पूछो इससे? हाँ बता विषय। इसका इसका एक सूत्र तुमको जो वहां भी यूज करते हैं कैपेसिटर, ये वाला सूत्र याद करो ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? एकांक एकांक क्षेत्रफल। प्लेट में जब आवेश आता है तो फैला होता है, तो एकांक मान लो प्लेट, पूरी प्लेट है ए क्षेत्रफल की। ये जो प्लेट है ये डंडी नहीं, इट इज नॉट डंडियां, इट इज अ प्लेट। अब प्लेट अंदर को गई हुई है तो हम खाली साइड से देख रहे हैं, धार दिख रही है उसकी। तो प्लेट में क्यू आवेश है, प्लेट का क्षेत्रफल ए है, तो क्यू आवेश ए क्षेत्रफल में फैला है, तो यूनिट क्षेत्रफल में कितना आवेश फैला है इसी को सिग्मा कहते हैं। ये सिग्मा क्या है? अभी इसमें कई सिग्मा आते हैं फिजिक्स में, तुमको ध्यान रखना पड़ेगा किस सिग्मा का किस कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है, ठीक है। तो एकांक क्षेत्र, अच्छा एक गोला है, गोले की त्रिज्या आर है, उसमें आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा जो है वो सिग्मा है, तो बताओ गोले पर कितना आवेश होगा? सिग्मा इनटू 2 पाई है। चलो एक आंसर और कोई है तो? आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और गोला आर त्रिज्या का है, तो गोले के पृष्ठ में क्षेत्रफल सिग्मा इंटू पाई स्क्वायर। ठीक, और बोलो, चेंज हो गया आंसर। अब देखना है कितने लोग इसके पहले आंसर के साथ हैं और कितने लोग इसके दूसरे आंसर के साथ हैं। सिग्मा इनटू 4/r²। ये नया आंसर आया, अभी सचिन के द्वारा नया आंसर प्रस्तुत किया गया है। तुषार सचिन के सपोर्ट में खड़ा हो गया है, लड़कों को हैं। तो कोई लड़की जो है साथ देना चाहिए अपनी दोस्ती का, प्रियंका का। अभी कहीं ऐसा भी हो सकता है प्रियंका खुद सचिन के सपोर्ट में आ गई, ऐसा भी हो सकता है। तो गोले का क्षेत्रफल होता कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जो क्षेत्रफल प्रियंका ने बताया था वो वृत्त का था, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा होगा। ये बात सबके समझ में आए? कुछ की तो समझ नहीं है। मैंने कहा हम तो किसी के पूछ लेंगे, हमारे लिए तो क्या है, न 3 में न 13 में, बीन बजाय घेरा में। कुछ लोगों का अपना घेरा होता है ना, वो वहीं अपनी बीन बजाते रहते हैं, न 3 में होते हैं न 13 में होता है, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा इसको समझना है कि ये जो भौतिक राशि है ये कौन सी भौतिक राशि किस लिए उपयोग की गई है। अगर यही नहीं पता लगा तो फिर तो सूत्र जो है हमारे लिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो अब इसने कहा कि जब संधारित्र की प्लेट पर आवेश बदलेगा तो विद्युत क्षेत्र जो कि ये होता है या ये होता है, देखो मैंने इस सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए लिखा है। ये क्यू जो है कौन सा क्यू है? बीच वाला क्यू, ना कैपिटल क्यू तक भी नहीं पहुंचा है। शून्य और कैपिटल क्यू के बीच में कोई क्यू होगा, तो जब ये क्यू चेंज होगा तो ई भी चेंज होगा। और इस ई के चेंज होने से विद्युत क्षेत्र, जब हम विद्युत बल रेखाएं दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते ना, प्लेटों के बीच में कैसा विद्युत क्षेत्र बनता है बताया था मैंने, एक समान विद्युत क्षेत्र बनता है। और अगर जब कोई विद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ अगर हम खींचे तो उससे क्या गुजरता है, उस विद्युत फ्लक्स गुजरता है। तो अब आप कल्पना कर रहे हैं कि इसके बीच एक फ्लक्स है बना हुआ,
जब आवेश बदल रहा है तो विद्युत क्षेत्र बदलेगा, तो उसके बिना फ्लक्स बदलेगा। तो ये कहता है, मैक्सवेल कहता है, इस फ्लक्स के परिवर्तन के कारण, ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फ्लक्स, इस फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के कारण, बदलने के कारण एक नई अदृश्य धारा इसमें बहने लगती है, जिसका नाम है विस्थापन धारा। और ये विस्थापन धारा ठीक इस धारा के, इसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट, जो आई हम सर्किट में दिखाते हैं ना, इसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट। और इसी के जब ये आई यहाँ बह रही होती है, तो यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट बह रही होती है, जो आंकिक रूप से परिमाण में ठीक इसके बराबर होगी, ठीक है। लेकिन इसकी उत्पत्ति का कारण क्या बताया मैक्सवेल ने? फ्लक्स परिवर्तन होना। तो यही हम लिख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश में विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होता है। फलस्वरूप प्लेटों के मध्य विद्युत फ्लक्स का परिवर्तन होने लगता है। घंटे का नहीं होने लगे। होने लगता है। यह फ्लक्स परिवर्तन एक अदृश्य धारा को जन्म देता है, जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कई सालों से आया नहीं है, लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो आ सकता है इस साल, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन तो टीचर चेंज करना चाहते ही है ना, तो हो सकता है ये दे दें। ज़्यादातर इसमें वैसे छोटा क्वेश्चन आता है, वो पहचानने का आता है, तो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे, जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। अच्छा, अब विस्थापन धारा का व्यंजक निकालते हैं। विस्थापन धारा किसे कहते हैं समझ में आ गया? और ये कब बहती है, बताओ कब बहेगी विस्थापन धारा? जब निरावेशन या आवेशन हो रहा होगा, उसी दौरान बहेगी, क्योंकि उसके बाद कन्वेंशनल करंट भी बंद होगी, तो ये भी बंद होगी। जब आवेश परिवर्तन होना बंद हो गया संधारित्र में, उस दौरान ये भी नहीं बनेगी, क्योंकि आवेश परिवर्तित नहीं हुआ तो विद्युत क्षेत्र परिवर्तित नहीं हुआ, विद्युत क्षेत्र परिवर्तित नहीं हुआ तो फ्लक्स परिवर्तित नहीं हुआ, फ्लक्स परिवर्तित नहीं हुआ तो विस्थापन धारा नहीं बनी। ठीक है। जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से विद्युत वाहक बल और एक विद्युत धारा बहती है, किसका नियम है? यदि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और एक विद्युत धारा पैदा हो जाती है। ये किसका नियम था? हाँ, फैराडे का नियम था। तो ये जो है मैक्सवेल का नियम है। ठीक है, चलिए अब इसका वो निकालते हैं, विस्थापन धारा का सूत्र। ठीक है, अब किसी ने कहा ना, जैसे मान लिया कहा ठीक है आपकी बात हमारी समझ में आ गई, बहुत अच्छा एक्सप्लेन आपने किया है, लेकिन इसका सूत्र निकालिए और सिद्ध कीजिए कि ऐसा हो रहा है। चलिए ठीक है, माना किसी समय किसी क्षण आवेशन या निरावेशन में है, माना किसी क्षण संधारित्र में आवेश Q है। ठीक, तथा प्लेटों के मध्य विभवांतर स्मॉल v है। इस v से मतलब नहीं है, ये कितना है समझ नहीं, ये तो
तब V बराबर क्या होगा, Q अपॉन C होगा ना। और विद्युत क्षेत्र क्या होगा प्लेटों के मध्य। अच्छा, अगर प्लेटों के मध्य विभवांतर V है और विद्युत क्षेत्र E है और प्लेटों के बीच की दूरी D है, तो इस V की जगह में E अपॉन D लिख सकता हूँ। विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है, V इक्वल टू, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र तो होता है इसके बीच में। अगर प्लेटों के बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र है E, तो E का एक सूत्र तो वही है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और एक ये है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। और एक ये भी है E V अपॉन D। अगर प्लेटों के बीच की दूरी D है और विभवांतर इसमें V है, तो D बराबर E इंटू D है, ठीक है। ये E बराबर V अपॉन D तो विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से आया है, ठीक है। तो अब इसमें E अपॉन D ऐसे भी लिख सकता हूँ, या चाहूँ तो मैं तथा E बराबर ये लिख सकता हूँ, E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इस वाले से देखिए Q क्या आ गया, Q बराबर A एप्सिलॉन नॉट E आ गया। ये तो वैसे इस इक्वेशन का मैंने कोई यूज नहीं किया है, सीधे लिख सकते हैं। ये यहाँ पर मैं विभवांतर की जगह आवेश Q है तथा विद्युत क्षेत्र E है, तब E बराबर सीधे लिख सकता हूँ। तो आप इसको ये लिख लीजिए, आवेश Q है तथा प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E है, तब इसको गायब कर देते हैं पूरा, तब E बराबर ये। अच्छा, Q पता लग गया ना। अब क्योंकि Q टाइम के साथ चेंज होगा, तो करंट I बराबर क्या है, हम जानते हैं ID जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो क्या हो जाएगा, dq by dt। अच्छा, इसमें जो आवेश आ रहा है धीरे धीरे टाइम के साथ, अगर अगले किसी टाइम पर आवेश Q है, अगले dt समय में dq आवेश आ गया, तो करंट में I और dq by dt हो गया। वो I कौन सा होगा, वो I ये I भी है, ये है I, पर इस I को हम इससे देखिए अब इसमें रखता हूँ, तो A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q की जगह ये रखूंगा ना, तो जो कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया, dE by dt। अच्छा, A इंटू ई फ्लक्स होता है ना विद्युत फ्लक्स, ई डॉट डी ए कहते हैं ना, ई इंटू ए को एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो ये जो करंट है, ये फ्लक्स परिवर्तन की दर के कारण उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसको। अब इसके बाद किरचॉफ का रूल अब क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट और ये कन्वेंशन करंट बराबर होंगी, तो मैक्सवेल किरचॉफ मॉडिफाइड रूल, मॉडिफाइड नियम आ गया, परिवर्तित नियम में क्या हो गया, जैसे किरचॉफ का नियम सिग्मा आई, अब ये कहता है सिग्मा आई प्लस आई डी इज इक्वल टू 0। और इसी वजह से एम्पियर का परिपथी नियम क्या हो गया, मैक्सवेल के परिवर्तन के बाद क्या कहेंगे, मैक्सवेल के संशोधन के बाद
लाप्लास का संशोधन याद आ रहा है? ध्वनि के वेग में लाप्लास से संशोधन किया था न्यूटन ने, कुछ और कहा था, फिर लाप्लास से संशोधन किया था। तो इसी प्रकार से मैक्सवेल के ये आइडिया जब दिया तो इसके बाद वो वाला जो करंट है, कौन सा वाला, ये डिस्प्लेसमेंट करंट जब आ गया, क्योंकि अभी तक तो केवल कन्वेंशनल करंट ही चलता था। अब क्या होगा, अब यहाँ संधारित्र में देखो आने वाली करंट आई और जाने वाली करंट आई डी, इनका सम 0 होगा, इसका मतलब आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, इसका मतलब कन्वेंशन करंट बराबर डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि आई तो प्लस में लेंगे और आई डी जा रही है इसको माइनस में लेंगे। ठीक है, अभी तक क्या था, आने वाली करंट तो थी, जाने वाली तो थी नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट को लेने का रिवाज ही नहीं था। लेकिन इसके बाद जो है अब ये नया आ गया कि अब हमको ये भी लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, जिस जगह कन्वेंशनल करंट बहती है वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं बहती, जिस जगह डिस्प्लेसमेंट करंट बहती है वहाँ कन्वेंशनल करंट नहीं बहती। यानी कि फ्लक्स चेंज कहाँ होगा, जहाँ फ्लक्स चेंज होगा वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट बहेगी। ठीक है, जहाँ आवेश बह रहा होगा वहाँ कन्वेंशनल करंट बहेगी। दोनों करंट एक साथ एक जगह पे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस वाले तार में बह रही कन्वेंशनल करंट और यहाँ बह रही स्पेस में डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसके बाद एम्पियर मैक्सवेल रूल क्या गया, एम्पियर मैक्सवेल रूल नियम क्या हो जाएगा बता सकते हो? B.dl बराबर म्यू नॉट टाइम्स I प्लस ID। अभी तक म्यू नॉट टाइम्स I होता था ना, अब ID को भी आपको लेना पड़ेगा। कहीं जहाँ I होगा वहाँ I ले लेना, जहाँ ID होगा वहाँ ID ले लेना, जहाँ ID होगा वहाँ I0 होगा, जहाँ I होगा वहाँ ID0 होगा। तो इस तरीके से आप अब इसके यहाँ पर ID आ जाएगी करंट, यहाँ पर I आ जाएगी करंट, यहाँ भी एम्पियर का परिवर्तन नियम लग गया, यहाँ भी लग गया। तो यहाँ के लिए क्या बनेगा, B.dl बराबर म्यू नॉट ID, और यहाँ के लिए क्या बनेगा, B.dl बराबर म्यू नॉट I। तो दोनों जगह लग रहा है ना, यहाँ आने वाली करंट क्या है I, यहाँ जाने वाली करंट क्या है ID। ठीक, तो अब किरचॉफ का रूल लग गया, नहीं तो क्या होगा, आने वाली करंट तो थी, जाने वाली तो थी नहीं, तो गलत हो रहा था। तो इस तरीके से मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया भी दिया और साथ ही साथ दो नियमों में अपना संशोधन प्रस्तुत करके उन नियमों को भी बदल दिया। चलिए